आगमन। इस अध्याय के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था, जो पहला मुद्दा था वो पुर्तगाली था। पुर्तगालियों के अंतर्गत हम लोगों ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा को कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, पुर्तगालियों का पतन, पुर्तगालियों का प्रभाव पढ़ने के साथ साथ हम लोग डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। इधर की चीज़ें हम लोगों की कंप्लीट हो गई है। ये सारी चीज़ें इससे पिछले की वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो इसका नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। हमें पढ़ना कहाँ से है? हमें पढ़ना है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था से। ठीक, पुर्तगाली हम लोगों का स्टार्ट हुआ था, पुर्तगालियों को भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, इधर की चीज़ें नीनो डी कुन्हा आदि को हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों का स्टार्ट होगा अब कहाँ से? कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था से। ठीक, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर किया है। ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं हम लोग। अब आ गया हम लोगों का कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले की चीज़ें इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था क्या है। तो पुर्तगालियों द्वारा लगाई गई ये एक व्यापारिक व्यवस्था थी। इसके बारे में हम लोग बात करें तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत इस पद्धति का आरंभ किया था। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था की जो पद्धति है इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर पुर्तगालियों का नियंत्रण हो। हिंद महासागर से या हिंद महासागर में होने वाले जितने भी व्यापार हैं उन सभी व्यापार वाणिज्य पर पुर्तगालियों का नियंत्रण स्थापित हो, ये इस व्यवस्था का उद्देश्य था। साथ ही साथ उन सभी व्यापारिक कंपनियों या व्यापारिक लोगों पर या व्यापार पर कर लगाना भी इनका उद्देश्य था। ये जो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था है ये लगाने के पीछे इनका यही उद्देश्य था। तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत इस पद्धति का आरंभ किया। और वो पद्धति कौन सी है? वो पद्धति है कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। तो व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने और अन्य व्यापारियों पर कर लगाने के उद्देश्य से इन्होंने एक व्यवस्था का इजाद किया। उस व्यवस्था का नाम था कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था या कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कार्टेज आर्मेडा काफिला सिस्टम के अंतर्गत होता क्या था, चीजें क्या शामिल थी? कार्ड्स का तात्पर्य परमिट से था। जो पहला अक्षर है कार्ड्स, पहला शब्द है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है परमिट, यानी कि आज्ञा, परमिशन लेने से था। और परमिट लेना अनिवार्य था, बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी। तो कार्ड्स आर्मेडा ये दोनों जो शब्द हैं, जो पहला शब्द है कहाँ गया? ये जो पहला शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये परमिट से, इसका तात्पर्य परमिट से है। और आर्मेडा का मतलब ये हुआ, आर्मेडा की व्यवस्था इन लोगों ने इसलिए की कि ये जो कार्ड्स हैं यानी कि जो परमिट है उसको लेना आवश्यक है। निश्चित रूप से अगर आपको व्यापार करना है हिंद महासागर में तो आपको कार्ड्स यानी कि परमिट लेना आवश्यक है। किससे? पुर्तगालियों से। तो कार्ड्स का अर्थ है क्या है? कार्ड्स का अर्थ बताया जा रहा है कि परमिट से, इसका तात्पर्य परमिट से है। और आर्मेडा का तात्पर्य है कि लेना अवश्य है। ये जो परमिट है इसको लेना आवश्यक है। और रह गया है काफिला व्यवस्था, इसके बारे में भी आगे पता चल जाएगा ये क्या है। तो कार्ड्स का तात्पर्य परमिट से था और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। तो परमिट को अनिवार्य करने के लिए इन्होंने आर्मेडा की व्यवस्था कर दी। तो बाध्य करने के लिए, परमिट लेना बाध्य हो गया तो उसको बाध्य करने के लिए आर्मेडा की शक्ति लागू की गई। इसी व्यवस्था को कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था की संख्या दी गई। तो अब तक तो सिर्फ कार्ड्स आर्मेडा व्यवस्था है। कार्ड्स का मतलब परमिट है और आर्मेडा का मतलब जरूर लेना है। तो पुर्तगालियों से
अगर आपको हिंद महासागर में व्यापार करना है तो पुर्तगालियों से परमिट लेना अनिवार्य है। ये हो गया कार्ड्स आर्मेडा। इस परमिट के बिना कोई भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या फिर अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्र से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह को भी कार्ड्स लेना पड़ता था। यहाँ कार्ड्स लिख दिया गया है, कार्ड्स होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा कि जो ये अकबर बादशाह हैं, बादशाह को भी कार्ड्स लेना पड़ता था। इतना महत्वपूर्ण हो गया था, आर्मेडा लगा करके इसको कर दिया गया था। तो बादशाह अकबर को भी व्यापार करने के लिए कार्ड्स यानी कि परमिट लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। ये बहुत जरूरी था। अगला हम लोगों का जो पॉइंट है वो भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद लाने की अनुमति नहीं थी। तो गोला बारूद लाने की अनुमति किसकी? काली मिर्च और गोला बारूद। काली मिर्च और गोला बारूद के व्यापार पर पुर्तगालियों का एकमात्र नियंत्रण था, क्योंकि भारतीय जहाज या फिर अरबी जहाज की बात कर लें तो उन लोगों को गोला बारूद और काली मिर्च की व्यापार करने की अनुमति उनके पास नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी मानते थे। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी मानते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था भी की गई। तब जाके तीनों मिला के कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था हो जाएगा। अब क्या हुआ कि व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए काफिला व्यवस्था भी की गई। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षण बेड़े के दो कार्य थे। तो ये लोग क्या करते थे? ये लोग कहते थे कि यह जैसे आपका अगर कोई व्यापारिक जहाज है, ये समुद्र में अगर जा रहा है, कोई सामान लेकर समुद्र में जा रहा है, तो इसके साथ साथ एक छोटा सा एक ग्रुप, एक काफिला, पुर्तगालियों के छोटा छोटा जहाज़ों का काफिला हुआ करता था, इसके आगे पीछे चलता था। और वो ये जो जहाज़ हुआ करते थे, वो ये देखते थे कि ये जो जहाज़ जा रहा है, ये वाला, ये जहाज़ कहीं पुर्तगाली नियंत्रण से हटकर, पुर्तगाली नियंत्रण से बाहर जाकर के तो व्यापार नहीं कर रहा है। और दूसरा ये कि जो समुद्री डाकू थे, समुद्री डाकू इस पर अटैक करके लूटपाट न कर लें, इसकी भी रक्षा करते थे। तो दो काम इनका हुआ करता था। वही चीज़ बताया जा रहा है कि इनका दो काम हुआ करता था: व्यापारिक जहाज़ों की समुद्री डाकुओं से रक्षा, और यह सुनिश्चित करना कि इसमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था से बाहर जाकर व्यापार न कर सके, तो ये देख रेख करता था। तो ये काफिला इसके पीछे लग जाता था, ये जहाज है, इसके पीछे पुर्तगालियों का काफिला लग जाता था, तो वो काफिला व्यवस्था हो गया। तो कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, इस प्रकार से उनकी व्यवस्था को कहा जाने लगा। तो इनकी व्यवस्था क्या थी, हमने यहाँ पे देख लिया। कार्ड्स इसका मतलब परमिट, आर्मेडा इसका मतलब लेना आवश्यक है। तो इन दोनों का मतलब हो गया परमिट लेना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी परमिट लेना पड़ता था। और काफिला का मतलब ये था कि एक जहाजी बेड़ा व्यापारिक जहाज़ों के पीछे रहेगा हमेशा, पुर्तगाली जहाजी बेड़ा। और वो पुर्तगाली जहाजी बेड़ा ये सुनिश्चित करेगा कि जिस जहाज़ के पीछे हम हैं, जो जहाज़ प्रवेश कर रहा है समुद्र में, जो जहाज़ व्यापार के लिए जा रहा है, वो जहाज़ पुर्तगाली नियंत्रण से बाहर तो जाकर के व्यापार नहीं कर रहा है, ये देखना। और साथ ही जो समुद्री डाकू थे उस पर अटैक करके लूटपाट न कर ले, ये देखना उनका काम था। तो ये व्यवस्था काफिला हुआ करता था उनके पीछे पीछे। तो इस प्रकार से कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था हो गया, पुर्तगालियों द्वारा लागू किया गया था। तो ये था कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक। ये हम लोगों का कार्ड्स आर्मेडा काफिला व्यवस्था हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं पुर्तगालियों का पतन। क्या बात करेंगे हम लोग? पुर्तगालियों के पतन के बारे में अगर हम लोग बात करें, डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज, तो आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। जो कारण थे वो ये था कि पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, इसके पीछे, इनके पतन के पीछे का जो प्रमुख कारण था, उन कारणों में से ये भी एक था कि पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन व्यवस्था था। दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली थी इनके पास। धार्मिक और वैवाहिक नीतियां जो अपना के रखे थे, इनके वजह से भी ये असफल हुए।
योग्य शासकों का अभाव, सबसे बड़ी बात है कि योग्य शासकों का अभाव था। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ जैसे हम लोगों ने बात किया था कि जो स्टार्टिंग में पुर्तगाली वायसराय बन के आए थे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीनो डी कुन्हा, ये सभी जो वायसराय थे स्टार्टिंग में ये तो योग्य हुआ करते थे, लेकिन आगे चल के अयोग्य शासकों का अभाव हो गया। मतलब अभाव नहीं, अयोग्य शासकों की बढ़ोतरी हो गई और योग्य शासकों का अभाव हो गया। और योग्य शासकों का अभाव होने की वजह से पुर्तगाली जो वायसराय भी आते थे भारत में वो भी कुछ खास योग्यता रखते नहीं थे। इसके वजह से इनका पतन सुनिश्चित हुआ। उसके बाद इनके पास सीमित साधन भी था, सीमित संसाधन की वजह से भी इनका पतन हुआ। स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय मतलब स्पेन में पुर्तगाल का विलय हो गया और इसकी वजह से पुर्तगाल ने अपनी स्वतंत्रता खो बैठी। पुर्तगाल की स्वतंत्रता पुर्तगाल से छिन गई, ये प्रमुख कारण था पुर्तगालियों के पतन के संदर्भ में। मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेजी जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय। तो मुगल साम्राज्य का विस्तार होने से क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार होने से उनके बीच में, मुगल साम्राज्य के बीच में और पुर्तगालियों के बीच में क्या हुआ, कुछ टकरार हुआ आगे चल के मुगल साम्राज्य और पुर्तगालियों के मध्य। तो इससे पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई और साथ ही साथ डच, अंग्रेज, यहाँ पे बात करें अगर हम लोग तो डच, अंग्रेज और अन्य शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियाँ भारत में आई और उनका संघर्ष इनसे हुआ और वो शक्तियाँ क्या हुई, इनसे शक्तिशाली, मजबूत, इनसे मजबूत साबित हुई और इसलिए उनका पतन अवश्यंभावी बना दिया। ठीक है, तो इस कारण इनका पतन हो गया। पुर्तगालियों का कारण क्या क्या था? पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित संसाधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि उनके पतन को अवश्यंभावी बना दिया। तो ये था पुर्तगालियों के पतन के कारण। अब हम लोग बात कर लें पुर्तगालियों का प्रभाव क्या था भारत में। तो पुर्तगाली जब भारत में गए तो पुर्तगालियों ने भारत में कुछ प्रभाव छोड़ के गए हैं। कोई भी आएगा तो कोई ना कोई प्रभाव छोड़ के जाएगा, तो ऐसे ही वो लोग भी प्रभाव छोड़ के गए हैं। तो उनका प्रभाव जो है वो महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको देखना आवश्यक है। तो पहले तो बात करें हम लोग तो पहली बार भारत सहित, भारत ये बिंदी नहीं होना चाहिए, भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाली व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। तो ये लाइन ये बता रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत और एशिया के संसाधनों का प्रयोग करने वाले, अगर कोई मतलब डायरेक्ट प्रयोग करने वाला कोई विदेशी शक्ति बनी तो वो पुर्तगाली। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत आए थे। तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाले, दोहन करने वाले व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय इन्हें ही प्रदान किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, भारत और जापान के मध्य अगर व्यापार करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो जाता है किसको, पुर्तगालियों को। आगे बात करें तो पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया। राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ इनके आने से, भारत में इनके आगमन से राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात हुआ। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट किया गया। तो एशियाई समुद्रिक गतिविधियों में, एशिया के समुद्री गतिविधियों में किसको समाविष्ट, राजनीति को भी समाविष्ट किया, मतलब राजनीतिक क्षेत्र को भी उसमें शामिल किया गया एशियाई समुद्रिक गतिविधियों में। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया। अपनी शक्ति की स्थापना करने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने बल का भी प्रयोग किया। तो स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया। आगे बात करें तो उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों में से सबसे पहले संघर्ष किया। तो पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया हुआ था। आगे बात करें इनके प्रभाव के बारे में
तो पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्न किए। ये भी एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है पुर्तगालियों के आगमन से। तो पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए प्रयत्न किए। 1540 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हो गई। तो जो जेसुइट थे और प्रति सुधारवादी विचारा जो भारत में आई पुर्तगालियों के साथ में, उससे क्या हुआ, धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तेजी से बढ़ी भारत में। 1540 ईस्वी में गोवा में सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1540 में गोवा में सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 में बारदे तथा 1584 ईस्वी से 1587 के बीच में बात करें तो सालसेट के भी मंदिर तोड़ दिए गए। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। तो ईसाई धर्म का विरोध जो करेगा उसको दंड का प्रावधान किया गया और उसके लिए एक न्यायालय की भी स्थापना कर दी गई, ईसाई धार्मिक न्यायालय, वो भी गोवा में। कब? 1560 ईस्वी में। ये सारे परिवर्तन भारत में देखने को मिले थे पुर्तगालियों के आने से। महत्वपूर्ण परिवर्तन और देखा जाए तो मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगालियों के कारण हुआ। तो पुर्तगालियों ने कराया। तो अगर बात करें तो जो तंबाकू है, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद जैसे जो फल हैं और जो क्या हैं, फसल हैं, ये सब क्या थे, मध्य अमेरिका के फसल थे। तो इनको भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगालियों का। हो सकता है कि पुर्तगाली नहीं होते, ऐसा नहीं है कि नहीं होते तो ये भारत में नहीं होता, क्योंकि अब तो वैश्वीकरण हो गया है, जो जहाँ है वो सिर्फ वही नहीं है, पूरे देश में है। तो अगर आमतौर पे हम ऐसी बात कर सकते हैं कि अगर ये लोग नहीं होते तो शायद तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता ये सब भारत में नहीं आता लगभग उस समय तक। अब तक तो आ गया होता, ठीक है। उस समय अगर नहीं आया होता तो अब तक आ गया होता। मध्य अमेरिका से तंबाकू लाने का श्रेय, मूंगफली लाने का श्रेय, आलू लाने का श्रेय, मक्का, पपीता ये सारे फसल भारत में लाने का श्रेय पुर्तगालियों के पास है। इसके बाद बादाम, लीची, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेशन अन्य देश से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से ही हुआ है। तो मध्य अमेरिका से जो फसल आए हैं, तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद, और बाकी अन्य देशों से बादाम, लीची, संतरा, अनानास और काजू, ये भारत में आए हुए हैं अन्य देशों से, और इनको लाने का श्रेय पुर्तगालियों के पास ही है। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में की गई। तो जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला भारत में उनके आने से। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का भी आगमन हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण है, गोथिक स्थापत्य कला का आगमन किसकी वजह से हुआ? पुर्तगालियों की वजह से, इसको आप याद रखेंगे। औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1663 ईस्वी में गोवा में हुआ। तो ये सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं हमें पुर्तगालियों के आने से। तो अब इस पुस्तक में कुछ चीज़ें ऐसे बॉक्स में बनाई गई होती हैं, तो इसको हमने एज इट इज पेज सहित उठा के यहाँ पे रख लिया है। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दें, तो आप ध्यान दीजिए इस पे, ठीक है। भारत में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्रियाँ यहाँ पे बताई जा रही हैं कि भारत में डचों द्वारा फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पर स्थापित की गई हैं। ये चीज़ें अभी आगे चल के हम लोगों को मिलेगा जब हम लोग डच देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे दिया गया था पुस्तक में, तो वहाँ यहाँ पे ला दिया गया है इसको। तो यहाँ पे इस लाइन में आपको फैक्ट्रियाँ दिखेंगी, इसमें प्रादेशिक स्थिति मतलब कहाँ पे स्थापित की गई और स्थापना वर्ष दिखेगा। तो मसूलीपट्टनम की बात करें तो ये मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे 1605 ईस्वी में ये डच की फैक्ट्री स्थापित की गई। डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई और वांदेर हंगे इसकी क्या है? संस्थापक हैं। जो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में डच की फैक्ट्री स्थापित की गई, उस डच फैक्ट्री के संस्थापक वांदेर हंगे हैं, ठीक है। तमिलनाडु में स्थापना की गई 1610 ईस्वी में डच फैक्ट्री की, वो भी पुलिकट में, ठीक है। पुलिकट में फोर्ट गोल्ड्रिया इसको कहा जाता है या कहा जाता था, आप देख लीजिए।
अगली फैक्ट्री जो डचों की स्थापित की गई सूरत में स्थापित की गई 1616 ईस्वी में, और मतलब गुजरात के सूरत में। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें, अगले जो फैक्ट्री स्थापित की गई वो आंध्र प्रदेश के विमलीपट्टनम है। आंध्र प्रदेश के विमलीपट्टनम में 1641 ईस्वी में स्थापित की गई डचों की फैक्ट्री। तमिलनाडु के कराईकल में अगर बात करें तो 1645 ईस्वी में, और बंगाल के चिनसुरा में 1653 ईस्वी में डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक, और बात करें तो बंगाल के कासिम बाजार में 1658 में डचों की फैक्ट्री स्थापित की गई। बिहार के पटना में बात करें तो 1658 में 3 फैक्ट्रियां स्थापित की गई। याद रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। बंगाल में कासिम बाजार में, बिहार में पटना में, और उड़ीसा के बालासोर में स्थापित की गई 1658 में। इसको याद रखिएगा, डचों की फैक्ट्रियां हैं। तमिलनाडु में नागपट्टिनम में स्थापित की गई 1659 में, मतलब इससे एक साल बाद 1659 में तमिलनाडु के नागपट्टिनम में स्थापित की गई डच की फैक्ट्री। केरल में बात करें तो केरल के कोचीन में 1663 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापित की गई। तो ये डच फैक्ट्री किस वर्ष कहाँ पे स्थापित की गई यहाँ पे बताया गया है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बॉक्स है वो क्या आप जानते हैं वाला है, क्या आप जानते हैं कि डचों के व्यापारिक केंद्रों में पोर्टो नोवा एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। इस चीज को आप याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि डचों के व्यापारिक केंद्र में एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र कौन था, तो पोर्टो नोवा, या पोर्टो नोवा किससे रिलेटेड था, तो वो कपड़ा उत्पादन केंद्र से रिलेटेड था। तो ये आप याद रखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि डचों के व्यापारिक केंद्रों में मसूलीपट्टनम और सूरत में डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था, इसको भी आप याद रखेंगे। डचों द्वारा भड़ौंच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। डचों द्वारा भड़ौंच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सिक्के ढालते थे, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे। डच भी यहाँ पे अपने सिक्के ढाला करते थे, कहाँ पे, पुलिकट में। और डचों के सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो स्वर्ण पैगोडा कहा जाता था यहाँ पे। इसको भी आप याद रखेंगे, कभी प्रश्न में मिल सकता है कि डचों के सिक्कों को क्या कहा जाता था, स्वर्ण पैगोडा कहा जाता था। ये डच भारत में सिक्के कहाँ पर ढालते थे, या इनके टकसाल कहाँ पर स्थित थे, तो पुलिकट में। इसको आप याद रखेंगे, पुलिकट में डच अपने स्वर्ण पैगोडा यानी कि सिक्के ढाला करते थे। नागल वांचे और पालकोल्लू, कहाँ पर, नागलवांचे और पालकोल्लू नील के उत्पादन और कपड़े की रंगाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे, इसको भी आप याद रखेंगे, डचों से संबंधित था। ठीक है, व्यापारिक डचों के व्यापारिक केंद्रों में जो नागल वांचे और पालकोल्लू था वो नील उत्पादन और कपड़े की रंगाई से संबंधित प्रसिद्ध केंद्र था। मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम उत्कृष्ट प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मद्रास के दक्षिण में अगर हमसे प्रश्न पूछ ले कि डच के व्यापारिक केंद्रों में कौन सा ऐसा क्षेत्र था जो उत्कृष्ट कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, तो सदर सपत्तम, या फिर कह ले कि मद्रास के दक्षिण में स्थित सदर सपत्तम किस किस यूरोपीय कंपनियों से संबंधित या किस यूरोपीय देश से संबंधित एक व्यापारिक केंद्र था, तो डच से संबंधित यह व्यापारिक केंद्र था। किसी भी प्रकार से प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। याद रखिएगा सदर सपत्तम को। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तु क्या थी, सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और शोरा। याद रखिएगा, बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती कपड़ा, रेशम, अफीम और शोरा आदि शामिल था। भारत से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में नील, शोरा,
मसाले, कच्चा रेशम, सीसा, अफीम आदि शामिल थे। तो ये पूरे के पूरे भारत से बात हो रही है, और यहाँ पे जो सूती कपड़ा, रेशम, अफीम से सोरा की बात हो रही है, ये बंगाल से निर्यात किया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो डचों द्वारा कोरोमंडल के बंदरगाहों से बैंटम और बटेबिया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। किसको किसको? बैंटम और बटेबिया को विशेष प्रकार के बुने हुए वस्त्र निर्यात किए जाते थे। कहाँ से? कोरोमंडल से। ठीक, अगले पॉइंट की बात करें तो भारत से जो अफीम था वो जावा और चीन में निर्यात किया जाता था। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। भारत से अफीम जो जावा और चीन में निर्यात किया जाता था डचों के द्वारा। डच व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता अर्थात कार्टल पर आधारित थी। डच व्यापारिक व्यवस्था कार्टल पर आधारित थी, यानी कि सहकारिता पर आधारित थी। इसको आप याद रखेंगे। डच फैक्ट्रियों के प्रमुखों को फैक्टर कहा जाता था। ये भी आप याद रखेंगे कि डच फैक्ट्री के जो प्रमुख हुआ करते थे इनको फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फैक्टर। तो इसको आप याद रखेंगे। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को औसतम 18% का लाभांश दिया, जो कि वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। तो ये भी याद रखेंगे कि किसने अपने मतलब कि किस कंपनी ने अपने साझेदारों को अधिकतर लाभांश प्रदान किया, तो डचों ने। और कितना? 18%। और ये फैक्टर भी याद रखिएगा, डचों का जो प्रमुख हुआ करता था उसको फैक्टर कहा जाता था। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 17 कहा जाता था। भद्रजन 17, ये 10 है, ये 5 है, या मतलब ये 7 है और 10 है, यानी कि 17। तो डच कंपनी के जो निदेशक थे, निदेशक मंडल होता है, उसमें जो निदेशक होते हैं उनको भद्रजन 17 या भद्रजन 17 कहा जाता था। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, पूछ सकता है कि भद्रजन 17 क्या है, तो आपको बता देना है कि डच कंपनी के निदेशक को भद्रजन 17 कहा जाता था। अगला जो है परीक्षा की दृष्टि से दिया गया है महत्वपूर्ण चीज है, कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु थी। कोरोमंडल तट से, अगर कोरोमंडल से बात करें तो कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की गई प्रमुख वस्तु क्या थी? वस्त्र। किस यूरोपीय शक्ति ने 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागों का उत्पादन किया? तो डचों ने सर्वाधिक मात्रा में रेशमी धागों का निर्माण किया, उत्पादन किया 17वीं शताब्दी में। परवर्ती 17वीं एवं प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में भारतीय अफीम के निर्यात पर किस यूरोपीय शक्ति का प्रभुत्व था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का इस पर प्रभुत्व था। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं डचों के बारे में, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डचों के बारे में अगर बात करें तो डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी थे। इसको आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है और फिर याद भी होगा उम्मीद है। डच हॉलैंड या फिर नीदरलैंड के निवासी हुआ करते थे, इसको आप याद रखेंगे। प्रश्न पूछ भी सकता है कि डच कहाँ के निवासी थे, तो आपको बताना है नीदरलैंड के या फिर हॉलैंड के, आपको बता देना है। अगला पॉइंट है कि कॉर्नेलियस डे हस्तमान एक पुस्तक है जिसका जिसके लेखक हैं महेश कुमार बर्णवाल। इसमें जो ये नाम है वो कॉर्नेलियस ऐसे करके दिया गया है, कॉर्नेलियस हाउटमैन ऐसे करके लिखा हुआ है उस पुस्तक में। तो दे हस्तमान, कॉर्नेलियस दे हस्तमान या फिर कॉर्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में पहला डच अभियान 1556 ईस्वी में पूर्वी जगत में पहुंचा। ये चीज आप याद रखेंगे कि जो पहला डच अभियान था वो किसके नेतृत्व में आया? तो कॉर्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में आया। हमको कॉर्नेलियस डे हाउटमैन याद है क्योंकि सबसे पहले हमने उसी पुस्तक में पढ़ा था, तो वही बार बार आ रहा है। कॉर्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान भारत में आया है, इसको आप याद रखेंगे, भूलिएगा मत, महत्वपूर्ण है। कॉर्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में पहला डच अभियान कब भारत आया? 1556 ईस्वी में, इसको आप याद रखेंगे। 1556 ईस्वी में पहला डच अभियान भारत आया, नहीं भारत नहीं पूर्वी जगत में आया, सॉरी भारत नहीं आया,
पूर्वी जगत में आया और वो कहाँ पर, सुमात्रा और बैंटम द्वीप पहुंचा। ये डायरेक्ट भारत ये नहीं आए थे, ये पहले पहुंचे थे सुमात्रा साइड, इंडोनेशिया वगैरह उधर पहुंचे थे। तदुपरांत यानी कि उसके बाद डचों ने भारत एवं पूर्वी जगत की कई सामुद्रिक यात्राएं की। तो जो जब वहां पर आ गए तो वहां पर आकर के वो लोग पहले इधर आना स्टार्ट किए थे। तो पहले सुमात्रा एवं बैंटम पहुंचे कब, 1596 ईस्वी में। पहला जो डच अभियान भारत आया वो कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में, मतलब भारत नहीं, सॉरी बार बार भारत आ रहा है, आप याद रखिए। एशिया पूर्वी जगत में यानी कि उनके पूर्व में एशिया आया, वो कौन है, वो किसके नेतृत्व में आया, कार्नेलियस डे हस्तमान के नेतृत्व में आया। 1602 ईस्वी की बात करें तो 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वे वेरेनिंगदे क्या है, वेरेनिंगदे ओस्ट इंडिसे, इस कंपनी का नाम है। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत वेरेनिंगदे ओस्ट इंडिसे, इस कंपनी का नाम है वेरेनिंगदे ओस्ट इंडिसे अर्थात यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। किसकी, इस कंपनी की स्थापना कब की गई, 1602 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखेंगे, अगर आप पूछ ले कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई 1602 ईस्वी में। ठीक है, 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इसका पूरा नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की गई। इसका जो नाम है वहां पर ओरेनिंगदे ओस्ट इंडिसे इसका नाम है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें, इस कंपनी के बारे में। तो हम देखते हैं कि इस प्रस्ताव द्वारा जो कंपनी स्थापित की गई है, उस प्रस्ताव द्वारा डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के व्यापार करने, युद्ध छेड़ने और संधि करने, ठीक है, यहाँ पे हटा दीजिए, संधि सही से नहीं दिख रहा है, और संधि करने, ठीक, संधि करने, भूमि प्राप्त करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में अधिकार पत्र दिया। इस किसने, डच संसद ने, किसने अधिकार पत्र दिया, डच संसद ने। कितने वर्षों के लिए, 21 वर्षों के लिए। किसको, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, भारत और पूर्वी देशों के साथ क्या क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, युद्ध छेड़ने के लिए, संधि करने के लिए, भूमि प्राप्त करने के लिए, दुर्ग का निर्माण करने के लिए इससे अधिकार प्रदान कर दिया इस कंपनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर हुआ करती थी, इसको भी याद रखेंगे। कंपनी का संचालन डच सरकार के आदेशानुसार 17 सदस्यीय एक बोर्ड द्वारा किया जाता था। इसके सदस्य महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति हुआ करते थे। तो डच सरकार द्वारा एक निदेशक मंडल की स्थापना की गई थी, 17 सदस्यीय एक बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस बोर्ड का काम था इस कंपनी का देखरेख करना, इस कंपनी का संचालन करना। ठीक है, आगे देखते हैं डचों के बारे में। तो डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था। ये आप याद रखें, जब तक डच आए थे भारत में उस समय तक पुर्तगालियों का एकाधिकार हो गया था भारत के और पूर्वी देशों के व्यापार पर। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु इंडोनेशिया, जिसको मसाला द्वीप पुंज कहा जाता है, इस पर निर्भर थे। अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था, यानी अनिवार्य था। अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य या निश्चित समझ लीजिए ये था। तो ये क्या बताया जा रहा है कि डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का व्यापार पर एकाधिकार था, पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार था, ये कंफर्म है। ठीक है, आगे क्या बताया जा रहा है कि डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु इंडोनेशिया यानी कि मसाला द्वीप पर क्या थे, आश्रित थे। और हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डच आए वो सबसे पहले सुमात्रा द्वीप पर आए हुए थे, सुमात्रा और बैंटम पर। कहाँ पर आए थे, सुमात्रा और बैंटम द्वीप पर आए हुए थे। तो अब यही क्या है, यही पुर्तगालियों का इंडोनेशिया सुमात्रा वाला क्षेत्र ही पुर्तगालियों का केंद्र है, मसाला प्राप्त करने का केंद्र, मसालों के व्यापार का केंद्र है उनका। तो वहीं पर
वो लोग आ चुके हैं डच। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होना क्या है, अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य यानी कि निश्चित है। ठीक है, वही चीज़ बताया जा रहा है कि काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु ये पुर्तगाली लोग इंडोनेशिया यानी कि मसाला द्वीपपुंज पर निर्भर थे, अतः पुर्तगालियों से डचों का संघर्ष अपरिहार्य था। 1605 ईस्वी की बात करें तो 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बाया ले लिया। 1605 ईस्वी की घटना है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया और अम्बायना उनसे छीन लिया। याद रखिएगा, अम्बायना 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के हाथ से निकल गया और डचों के हाथ में चला गया। डचों ने धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज में पुर्तगालियों को हराकर 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया। कौन सा नगर बसा? बैटेविया नामक नगर एक बसा। तो डचों ने धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज क्या है? इंडोनेशिया है, याद रखिएगा। तो डचों ने धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में पुर्तगालियों को हरा दिया और 1619 ईस्वी में जकार्ता के खंडहरों पर बैटेविया नामक एक नगर बसाया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। डचों ने 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। 1658 में सिलोन यानी कि श्रीलंका की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर भी अधिकार कर लिया, जो थोड़ा बहुत बचा था उस पर अधिकार कर लिया। 1641 में किसने? डचों ने। किस पर? श्रीलंका में, मलक्का में। और 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। पहले किसका था? पुर्तगालियों का। अब किसका हो गया अधिकार? अब डचों का हो गया। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। अब हम लोग पढ़ेंगे डचों के बारे में, ठीक है, क्योंकि अब डच आ गए हैं, अब डचों के बारे में पढ़ेंगे। डच के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, वही वाला हेडिंग है। तो व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। तो ये चीज़ था उनके बारे में कि व्यापारिक उद्देश्य से भारत में आने वाले डचों ने कब? 1602 ईस्वी में बैंटम के पास में एक युद्ध में, उस युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर देते हैं और पराजित करके गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उन्होंने यानी कि डचों ने अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में उनकी यानी कि डचों की महत्वपूर्ण कोठियां मछलीपट्टनम में थी, याद रखिएगा, पुलिकट में थी, सूरत में थी, विमलीपट्टनम में थी, कराईकल में थी, बाड़ानगर, बालासोर, नागपट्टिनम और कोचीन में खोली गई थी। तो इन सभी फैक्ट्रियों को आप याद रखेंगे कहाँ कहाँ पर इनकी फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं। आगे बात करें तो डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि बंगाल में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो आपको याद होना चाहिए, पीपली में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, वो भी कब? 1627 ईस्वी में, ठीक है। और कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले गए और वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो डच से फिर बालासोर चले गए, वहां पर अपनी फैक्ट्री स्थापित कर ली। 1653 में क्या होता है? 1653 में डचों ने हुगली के निकट चीनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद यानी कि तदुपरांत हुआ क्या कि बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। तो जब चीनसुरा में डचों की फैक्ट्री स्थापित हुई, तब जाके ठीक ठाक व्यापार इनका चलने लगा। तो 1653 में होता क्या है कि डचों ने हुगली के निकट चीनसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो हुगली के निकट चीनसुरा में डचों की फैक्ट्री कब स्थापित की गई? तो 1653 में, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद ही बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार करना शुरू हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चीनसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया। ये भी आप याद रखिएगा, चीनसुरा में डचों ने गुस्तावुस नामक किले का निर्माण किया। इसको आप याद रखेंगे कि गुस्तावुस नामक किले का निर्माण कहाँ किया गया? चीनसुरा में। गुस्तावुस किले का निर्माण किसने कराया? तो डचों ने। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार और पटना में भी फैक्ट्री स्थापित की। डचों ने कासिम बाजार और पटना में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की। आगे बात करें तो मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन और कन्नानूर, कहाँ पर? कन्नानूर और कोचीन में
दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। मालाबार तटवर्ती क्षेत्र में डचों के दो प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र थे या केंद्र थे, वो था कोचीन और कन्नानौर, या जिसको कन्नूर भी कह सकते हैं कभी कभी। ये दो फैक्ट्रियां थी। आगे बात करते हैं तो 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नेगापट्टनम या नागपट्टनम होना चाहिए शायद, तो नेगापट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। तो 1690 ईस्वी तक कोरोमंडल तट का नेगापट्टनम डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। आगे बात करें तो डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम व सोरा का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी। डचों की व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित थी, इसको आप याद रखेंगे। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसेना शक्ति के सामने नहीं टिक सके। तो ये पुर्तगाली सो तो जीत गए, लेकिन अंग्रेजों से नहीं जीत पाए, इसलिए ये यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं टिके। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, इसको आप याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। बेदरा का युद्ध कब हुआ अगर आपसे पूछ ले तो 1759 में आपको बताना है। बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 में। ऐसे मिलाने के लिए पूछ सकता है कि बेदरा का युद्ध और सारे युद्ध देकर और डेट सामने देकर आपको मिलाने के लिए पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ है, वो भी अंग्रेजों और डचों के मध्य। ठीक है, बेदरा का युद्ध कब हुआ है? बेदरा का युद्ध हुआ है 1759 ईस्वी में। किसके मध्य? अंग्रेजों और डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ है, जिसमें इसमें क्या हुआ, डच पराजित हो गए और उनका भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव जी कर रहे थे। कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो आपको बताना है रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक, आगे बात करें डचों के बारे में तो 1765 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया। तो अंतिम रूप से 1795 से 65 नहीं 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से निष्कासित कर दिया, इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करें तो डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति का कमजोर होना, नौशक्ति यानी कि नौसैनिक शक्ति का कमजोर होना, ये कारण है। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेजों की तुलना में नौशक्ति का कमजोर होना, मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान देना, इनका मसालों के द्वीपों पर अधिक ध्यान हुआ करता था, ये भी एक कारण था। यानी कि चहुमुखी व्यापार नहीं करना चाहते थे, ये मसालों पर इनका व्यापार केंद्रित था। आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, आर्थिक रूप से भी ये कमजोर हुआ करते थे। अत्यधिक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाना आदि माना जाता है। डचों ने भारत में व्यापार पर ही अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीतिक में तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही रुचि रखी, यानी कि न तो कभी हस्तक्षेप किया और न ही कभी रुचि रखी यहाँ की राजनीति में, इसलिए भी शायद वो पिछड़ गए। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं ये जो बॉक्स हमारे सामने आ रहे हैं, जो बॉक्स दिए जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण चीजें बताई गई हैं उस पुस्तक में, उसको भी हम लोग स्किप नहीं करेंगे। तो देखते हैं तो 1608 ईस्वी में बात करें, 1608 ईस्वी में टॉमस एडवर्थ, 1608 ईस्वी में टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कारखाना लगाया और उसी वर्ष इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचा। ये आप याद रखेंगे, ये चीजें अभी मिलेंगी चूंकि बॉक्स में दी गई हैं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। 1608 ईस्वी में क्या हुआ, टॉमस एडवर्थ के अधीन अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना चला, लेकिन सूरत में आप देखेंगे 1612 के आसपास इनकी फैक्ट्री स्थापित होगी सही ढंग से। ठीक है, 1612 या 13 में, 1612 में भी ठीक ठाक नहीं होगा, 13 में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा अच्छे ढंग से। तो लेकिन स्टार्टिंग में 1608 में एक व्यक्ति हैं टॉमस एडवर्थ, तो इनके अधीन अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री सूरत में इनका कारखाना छोटा मोटा लग गया है। उसी वर्ष यानी कि 1608 ईस्वी में ही इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सूरत पहुंचे। तो इंग्लैंड के राजा हुआ करते थे जेम्स प्रथम, इनके दूत के रूप में
कैप्टन हॉकिंस जो है वो सूरत आया। वह जहांगीर के दरबार में 1609 में पहुंच गया। तो 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, आगे बात करें तो 1612 में कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के अधिकार को भंग कर दिया। तो 1612 की बात हो रही है। उसी के बाद क्या होता है, इसका अंग्रेजों का कारखाना सूरत में स्थापित हो जाता है। तो 1612 में जो कैप्टन बेस्ट हैं, इनके द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों के एकाधिकार को भंग कर दिया। सूरत वह पहला भारतीय नगर है जहां से अंग्रेजों ने भारत तथा पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। इसको भी आप याद रखेंगे। दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या पहली कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की। इसको भी आप याद रखेंगे। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। यह हीरे, माणिक और कपड़े के व्यापार का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के व्यापार को लेकर डचों तथा अंग्रेजों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा थी, इस यहाँ के व्यापार को लेकर के। आगे बात करें तो अगला जो हम लोगों का पॉइंट है वो ये है कि 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान दिया है अंग्रेजों को, जिसके मुताबिक 500 पैगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति मिल गई। तो गोलकुंडा के सुल्तान ने सुनहरा फरमान जारी कर दिया, जिसके तहत 500 पैगोडा दे देंगे तो साल भर वो क्या करेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकेंगे गोलकुंडा राज्य में। ठीक है। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा दरमोला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया, जिसे फोर्ट सेंट जॉर्ज की संख्या से अभिहित किया गया। तो इसको भी याद रखेंगे। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है इसके बारे में बताया जा रहा है। 1639 ईस्वी में होता क्या है कि फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा दरमेला वेंकटप्पा से मद्रास को पट्टे पर लिया। दरमोला वेंकटप्पा से इन्होंने मद्रास पट्टे पर लिया और वहां पर एक विशाल एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया और इस कोठी का नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। सितंबर 1641 में कंपनी का मुख्यालय मसूलीपट्टनम से हटाकर मद्रास स्थित फोर्ट सेंट में स्थानांतरित कर दिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले कहाँ हुआ करता था, मसूलीपट्टनम, उसके बाद वहां से हटा करके मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में स्थानांतरित कर दिया गया। वही फोर्ट सेंट जॉर्ज जिसकी स्थापना 1639 में की गई थी और वो क्षेत्र कहाँ पर, फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से क्या किया था, पट्टे पर लिया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आगे बात करें तो जॉब चार्नक, इसको याद रखिएगा, कलकत्ता के ये संस्थापक हैं। जॉब चार्नक कलकत्ता का, गैरोल्ड अंगियार मुंबई का और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक। इस लाइन को आप तीनों को याद रखिएगा कि कलकत्ता के संस्थापक कौन थे, जॉब चार्नक और गैरोल्ड अंगियार जो थे वो मुंबई के संस्थापक थे और फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार की अनुमति दी। 1694 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने सभी ब्रिटिश प्रजा को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसी से एक अन्य ब्रिटिश कंपनी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट की स्थापना हुई। इस कंपनी को विशेषाधिकार दिलाने के लिए विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में भेजा गया। ठीक, किंतु सफलता न मिलने के कारण अंततः 22 जुलाई सन 1702 को दोनों कंपनियों के विलय का निर्णय लिया गया और अर्ल ऑफ गोडोल्फिन के निर्णय के तहत 1708-9 में विलय कर दिया गया। तो दोनों कंपनियां मिल गई। संयुक्त कंपनी का नाम द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। कंपनी का यह नाम
1833 तक कायम रहा और 1833 ईस्वी के चार्टर द्वारा इस कंपनी का संक्षिप्त नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। तो यही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, अंग्रेजों की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1608 में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर नामक व्यापारिक जहाज से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया। इसको आप याद रखेंगे, जिस जहाज से वो आया था उस जहाज का नाम था हेक्टर। उस जहाज का क्या नाम था? हेक्टर। वो कौन था? वो था कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? 1608 ईस्वी में। यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डन हॉल था, जो स्थल मार्ग से 1597 में आया था। तो जो जॉन मिल्डन हॉल था ये एक अंग्रेज यात्री था और अंग्रेजों में भारत आने वाला ये पहला था, लेकिन ये आया था किससे? स्थल मार्ग से। लेकिन समुद्री मार्ग से पहली बार आने वाला कैप्टन हॉकिंस था, जो कि हेक्टर नामक जहाज से आया था। ज्ञातव्य है कि इसका कलर चेंज कर देते हैं। ज्ञातव्य है कि 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया था। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने बात किया कि 16वीं शताब्दी तक पुर्तगाल का विलय स्पेन में हो गया है और 1588 में स्पेनी जहाज बेड़ा, जिसका नाम अरमेड़ा था, अंग्रेजों द्वारा पराजित होता है। तो एक स्पेन का जहाजी बेड़ा पराजित होता है कब? 1588 ईस्वी में। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल कर रहा था। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जॉन मिल्डन हॉल ने किया था और इस पराजय के बाद एशिया के व्यापार से पुर्तगाली नियंत्रण समाप्त हो गया था। इस पराजय के अवशेषों पर डच एवं अंग्रेजों ने अपना अधिकार स्थापित कर दिया। ठीक, तो अंग्रेज आ गए हैं अब भारत में। 1599 ईस्वी में पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अंग्रेजों ने एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कुल 217 व्यापारी थे। तो 1559 में स्थापना की गई एक कंपनी की, इसमें 217 व्यापारी थे। ये कंपनी स्थापना क्यों की गई? ये पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए। इनके द्वारा स्थापित कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज हुआ करता था। आरंभ से ही वह राजतंत्र से संबंध थी, यानी कि राजतंत्र यानी कि वहाँ के राजशाही से संबंध था इस कंपनी का। अब इसकी बात कर ले तो रानी एलिजाबेथ उसकी हिस्सेदार थी। उस कंपनी की हिस्सेदार रानी एलिजाबेथ थी। तो आप देख सकते हैं कि राजशाही संपर्क है इस कंपनी का। 31 दिसंबर सन 1600 को क्या होता है? 31 दिसंबर सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही फरमान देकर इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो कंपनी स्थापित हुई और 31 दिसंबर सन 1600 को कंपनी को अनुमति भी मिल गई कि आप जाइए पूर्वी देशों के साथ व्यापार कीजिए। इसी फरमान को चार्टर अधिनियम कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए 26 सदस्यों को मिलाकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अथवा निदेशक मंडल का गठन किया गया। इन सदस्यों में से एक निदेशक एवं एक उपनिदेशक तथा शेष 24 सदस्य के रूप में कार्य करते थे। ये रहा इस कंपनी के बारे में। और बात करें इनके बारे में तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से पहली समुद्री यात्रा 1601 से 3 में की गई। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से अगर बात करें, इसकी ओर से 1601 से 1603 के बीच में पहली समुद्री यात्रा की गई। इसी वर्ष उनके जहाज इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पर आए। सूरत में एक व्यापारिक कोठी भी स्थापित की गई। उस समय व्यापारिक कोठी को गोदाम या कारखाना कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करें तो शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए कंपनी ने राजा जेम्स प्रथम के एक पत्र के साथ कैप्टन हॉकिंस को 1608 ईस्वी में भारत भेजा। तो शाही कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो मुगल साम्राज्य था यहाँ पे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए या उनका परमिशन प्राप्त करने के लिए उनके साथ व्यापार करने के लिए मिलजुल कर या उनको फुसलाने बहलाने के लिए, उनको लॉलीपॉप देने के लिए क्या किया गया?
तो वही बताया जा रहा है कि जेम्स प्रथम वहाँ का जो इंग्लैंड का राजा हुआ करते थे जेम्स प्रथम, उनका एक पत्र लेकर के कैप्टन हॉकिंस जो है वो 1608 ईस्वी में भारत आया। तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा गया, क्या लेकर के? जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के। क्यों? शाही कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि शाही कृपा प्राप्त होगी तो व्यापार वाणिज्य अच्छे ढंग से सुचारू होगा। तो ये भारत आया, जो कि 1609 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। तो 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आ चुका। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। वह तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था। हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया गया, क्योंकि फारसी और तुर्की का ये ज्ञाता था, तो इसलिए औरंगजेब, उससे मुगल सम्राट, वो जहांगीर इससे प्रभावित हुए। ठीक है, तो वो हॉकिंस का मित्र की तरह स्वागत किया और उसे 400 का मनसब तथा एक जागीर और खान की उपाधि भी दी। उसने बादशाह से सूरत में एक अंग्रेजी कंपनी खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली। किसने? कैप्टन हॉकिंस ने ये अनुमति प्राप्त कर ली, परंतु मुगल दरबार में पुर्तगाली प्रतिद्वंदी सौदागरों के कारण यह अनुमति शीघ्र ही रद्द कर दी गई। तो मुगल दरबार में उस समय पुर्तगाली सौदागर भी हुआ करते थे, तो पुर्तगाली सौदागरों ने उनका विरोध किया कि यहाँ पे सूरत में अंग्रेजों की फैक्ट्री नहीं स्थापित हो सकती, तो इसलिए ये जो अनुमति थी इसको शीघ्र ही रद्द कर दिया गया। 1611 ईस्वी में हॉकिंस इंग्लैंड लौट गया। कैप्टन हॉकिंस 1611 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक आज्ञा पत्र द्वारा अंग्रेजों को सूरत में स्थायी रूप से एक कोठी स्थापित करने की अनुमति दे दी। तो 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की कंपनी स्थापित हो जाती है। हॉकिंस की वापसी के पश्चात कैप्टन हॉकिंस जो है जब वापस चला गया, तो कैप्टन हॉकिंस के वापसी के पश्चात 1615 में जेम्स प्रथम ने कंपनी की ओर से सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। तो जब ये कैप्टन हॉकिंस वापस चला गया तो 1615 में सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया। ठीक है, रो सम्राट जहांगीर की कृपा पाने में सफल हुआ, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, जितनी उसकी योग्यता थी सर टॉमस रो की उसके आधार पे तो बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ हद तक सफल हुआ। तो वही बताया जा रहा है कि सर टॉमस रो सम्राट जहांगीर का कृपा पाने में सफल हुआ। वह 3 वर्ष तक एक मान्य राजदूत के रूप में अजमेर, मांडू, इलाहाबाद में रहा। तो 3 वर्ष तक वो अजमेर, मांडू और इलाहाबाद के क्षेत्रों में रहा। वह अपनी आशा के अनुरूप विधिवत और निश्चित संधि प्राप्त करने में तो असफल रहा। तो अब जो आशा था, उसकी जो उम्मीद लेकर आया हुआ था, उसकी अनुरूप बात करें तो निश्चित और विधिवत संधि प्राप्त करने में असफल रहा, परंतु उसे कुछ नगरों में कोठियां स्थापित करने की आज्ञा 1618 में मिल गई। तो उनको आज्ञा मिल गई है 1618 में कोठियां स्थापित करने की। तो फरवरी 1619 में, एक साल बाद, एक यहाँ पे इनको आदेश मिलता है। फरवरी 1619 में सर टॉमस रो इंग्लैंड वापस चला जाता है। आगे बात करते हैं अंग्रेजों के बारे में। तो अंग्रेजों ने 1623 तक सूरत, भड़ौंच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर में अपनी कोठियां स्थापित कर लीं। तो इसको आप याद रखेंगे, इन जगहों पर इन्होंने अपनी कोठियां स्थापित कर ली हैं। ये सभी कोठियां सूरत की कोठी के प्रेसिडेंसी व काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई थी। इसको भी याद रखेंगे। ये जो सूरत, भड़ौंच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा और अजमेर की जो कोठियां हैं, वो सूरत की कोठी के प्रेसिडेंसी, यानी कि सूरत की कोठी जो थी उसके जो अध्यक्ष थे, जो सूरत की कोठी हुआ करती थी उसके जो अध्यक्ष थे उसके अंतर्गत रखा गया था, स्वतंत्र नहीं थे। सूरत, भड़ौंच, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, आगरा, अजमेर की जो कोठियां थी वो स्वतंत्र नहीं थे, वो सूरत की कोठी जो थी उसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे उसके अंतर्गत ये कंपनी थी। तो उस काउंसिल के नियंत्रण में इनको रखा गया था। 1640 में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना कर दी। इसको भी याद रखेंगे, 1640 में मद्रास नगर की स्थापना की गई है। तो 1640 ईस्वी में उन्होंने मद्रास नगर की स्थापना की और आत्मरक्षा के लिए वहां एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। उसका नाम सेंट जॉर्ज का किला या यानी कि फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया। 1651 में क्या हुआ? 1651 ईस्वी में बंगाल में व्यापार विस्तार करने के उद्देश्य से ब्रिजमैन के नेतृत्व में हुगली में भी एक कोठी
खोली गई? तो हुगली में ब्रिजमैन के नेतृत्व में कोठी खोली जा रही है। कब? 1651 ईस्वी में। आगे बात करें तो हुगली के बाद कासिम बाजार, पटना तथा राजमहल में अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। आगे बात करें तो 1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए फरमान जारी कर दिया। इसको भी याद रखेंगे। 1667 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करते हुए एक फरमान जारी कर दिया। आगे बात करें तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा प्रदान किया। 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने कंपनी को एक नया आज्ञा प्रदान किया, जिसके आधार पर कंपनी को मुद्रा ढालने, किला बनाने, न्याय करने और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि विग्रह करने का अधिकार भी मिल गया। तो किला बनाने, यहाँ तक कि मुद्रा ढालने का भी इनको अधिकार प्राप्त हो गया। ये आप याद रखेंगे। कब? 1661 ईस्वी में। इसी वर्ष 1661 ईस्वी में ही चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने के उपलक्ष्य में दहेज के रूप में बंबई बंदरगाह मिल गया। तो चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ 1661 में और दहेज में बंबई मिल जाता है। और उसने किया गया 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बंबई दे दिया। तो ये किराए पर चढ़ा दिया। चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को किराए पर चढ़ा दिया जो दहेज में मिला था। 1669 ईस्वी में और 1667 ईस्वी के मध्य, 1669 और 1677, 1669 से 77 के मध्य कंपनी के गवर्नर गैरोल्ड अंगियार ने आधुनिक बंबई नगर की नींव डाली। इसको आप याद रखें, गैरोल्ड अंगियार ने बंबई नगर की नींव डाली। आगे क्या होता है? 1687 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से बंबई चला गया। ये भी याद रखेंगे कि सूरत से बंबई कब चला गया इनका मुख्यालय? 1687 ईस्वी में। उसके बाद 3 साल बाद यानी कि 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने कंपनी को नियंत्रण दिया। 1690 में ही जाब चारनॉक ने सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी की स्थापना की। आगे बात करें तो बर्धमान जिले के जमींदार, बर्धमान जिले का एक जमींदार, उनका नाम। आगे बात करें तो वर्धमान जिले के जमींदार शोभा सिंह द्वारा विद्रोह किए जाने से अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंदी करने का अवसर मिल गया और सूबेदार अजीमुस्तान ने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान कर दी। ये 3 गांव थे कालीकाटा, सूतानाती और गोविंदपुरम। ये क्या बता रहा है कि वर्धमान जिले के एक जमींदार हुआ करते थे शोभा सिंह, तो इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो अंग्रेजों को एक बहाना मिल गया कि हमें किलेबंदी कर लेना चाहिए। तो 1696 ईस्वी में इन्होंने सूतानाती की किलेबंदी कर दी और उसी के साथ वहां के सूबेदार अजीमुस्तान हुआ करते थे, इन्होंने अंग्रेजों को 3 गांवों की जमींदारी प्रदान कर दी, कालीकाटा, सूतानाती और गोविंदपुरम। इन्हीं तीनों गांवों को मिला करके जाब चारनॉक क्या करते हैं? कलकत्ता की स्थापना करते हैं। इसके बदले अंग्रेजों को इन गांवों के जमींदारों को मात्र 12,000 रुपए देने पड़े। तो जो वहां के जमींदार हुआ करते थे उस गांव के, तो इसके बदले में जो कालीकाटा, सूतानाती और गोविंदपुरम था, उसके जमींदारों को 1200 रुपए देना पड़ा अंग्रेजों को। मतलब अंग्रेज 1200 रुपए उनको दिए और उनको कालीकाटा, सूतानाती और गोविंदपुरम मिल गया। इन्हीं 3 गांवों के भूक्षेत्रों पर कलकत्ता नगर की स्थापना एवं 1697 ईस्वी में सूतानाती की किलेबंद करके किलेबंद कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया तथा सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए। तो ये बात बताई जा रही है। तो जो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि इनको किलेबंदी का, सूतानाती में किलेबंदी का अवसर मिल गया है, वही कारखाना है जिनका सूतानाती की किलेबंद कोठी का, यानी कि पहले से किलेबंद हो चुका है और इस कोठी का नाम फोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स आयर इसके प्रथम प्रेसिडेंट हुए।
इस प्रकार कंपनी ने 80 वर्षों में ही 3 प्रमुख बंदरगाहों बंबई, मद्रास और कलकत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, आगे बात करें तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1715 में, कब 1715 में कंपनी ने मुगल दरबार में जॉन सरमन की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल भेजा। इस शिष्टमंडल का उद्देश्य मुगल भारत में विशेषाधिकार तथा कलकत्ता के आसपास के 38 गांवों को प्राप्त करना था। तो जो ये शिष्टमंडल आया है 1715 ईस्वी में, इसका उद्देश्य क्या है? मुगल भारत में यानी कि जिन जिन क्षेत्रों में मुगलों का अधिकार है उन क्षेत्रों में विशेषाधिकार, व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाए और कलकत्ता के आसपास उनको 38 गांव प्राप्त हो जाए, इसलिए उन्होंने ये शिष्टमंडल भेजा था। इस शिष्टमंडल में विलियम हैमिल्टन नाम का एक शल्य चिकित्सक भी था, जो मुगल सम्राट फर्रुखसियर को एक भयंकर रोग से स्वास्थ्य लाभ कराने में सफल हुआ। यानी कि एक इलाज करता है, भयंकर रोग से ग्रसित थे सम्राट फर्रुखसियर, इनका इलाज कर देते हैं विलियम हैमिल्टन। तो इससे प्रसन्न होकर के फर्रुखसियर एक शाही फरमान जारी कर देते हैं। सम्राट ने प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में पूर्व प्रचलित सुविधा को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी के व्यापार को चुंगी और करों से कंपनी को मुक्त कर दिया और कलकत्ता और मद्रास के समीप कुछ गांव भेंट स्वरूप प्रदान कर दिए। साथ ही कंपनी द्वारा बंबई की टकसाल से जारी किए गए सिक्कों को मुगल साम्राज्य में मान्यता मिल गई। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। इसका मतलब ये है कि जो बंबई टकसाल में अंग्रेजों के सिक्के ढाले जाते थे उनको मान्यता मिल गया। कहाँ पे? मुगल साम्राज्य में। यानी कि मुगल साम्राज्य में अगर बंबई में ढाला हुआ सिक्का कोई लेकर जाएगा, कुछ खरीदेगा तो उसको मिल जाएगा, उसको नकारा नहीं जाएगा, वहां पे वो वैध हो गया, वैलिड हो गया। ठीक है, ये मान्यता उनको मिल गई। और महोदय ने इस फरमान को कंपनी का अधिकार पत्र, महाधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तो और महोदय को भी आप याद रखेंगे, इन्होंने इस अधिकार पत्र को जो फर्रुखसियर ने दिया है, इस अधिकार पत्र के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी इन कंपनी को मिल चुकी है। इस प्रकार कंपनी की स्थिति पहले से सुदृढ़ हो गई, उसका भारत के एक भूभाग पर अधिकार हो गया। कंपनी की इस उपलब्धि से कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो यहाँ से समाप्त हो जाता है। आगे हम लोगों के सामने जो बॉक्स बने होते हैं वो चीजें आएंगी, उन चीजों को हम लोग कवर करेंगे। हम लोगों का 1 घंटा से अधिक समय बीत गया है। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में इसके बाद की चीजें जो बची हुई हैं उसको कवर करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में क्या होता है संघर्ष, उस संघर्ष के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी